हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन रेलवे की तैयारी करने वाले हर बच्चे के लिए वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। दो बातें करेंगे। पहली बात कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए, जिस तरह के बच्चों ने अटेम्प्ट्स किए उसके हिसाब से रॉ स्कोर क्या आ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में जोन वाइज फाइनल स्कोर क्या होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा कि सीबीटी 2 की तैयारी आज के तारीख में कैसे होनी चाहिए, जबकि अभी तक रिजल्ट अवेटेड है। आज 25 सितंबर है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हालांकि आंसर की बहुत पहले जारी हो चुकी है। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें पूरी जो हमारी अप्रोच है, बिल्कुल सरल भाषा में आपसे बात करूंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखो, जो वैकेंसीज हैं वो थी 35,208 और इनको एनटीपीसी 1 में 20 गुना लोग पास करने। आप जानते हैं 70,416 यानी कि 7,04,160 लोग सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जो 1.25 करोड़ लोग थे करीब करीब जिन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से ये 7,04,160 लोग बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए, उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि किस जोन में कितना जाना चाहिए। आप जानते हैं, अगर हम चंडीगढ़ जोन की बात करें तो चंडीगढ़ जोन में देखो, हम एक कैलकुलेशन करते हैं छोटा सा अगले पेज पर। वो कैलकुलेशन क्या है, अगर मैं 2016 की वैकेंसी लूं, बहुत ही ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। मैं दो अलग अलग वीडियो ना बना के एक ही सेशन में दोनों बातें कर रहा हूं, सीबीटी 1 की भी और सीबीटी 2 की भी। आप देखिए, 2016 में अगर हम बात करें 14,000 के आसपास वैकेंसीज थी, और उस वक्त हम बात करें तो चंडीगढ़ का जो आपका कट ऑफ गया था वो 82 मार्क्स था, और पटना, अगर मैं एक हायर साइड में जाऊं एक लोअर साइड में जाऊं तो 63 कट ऑफ था। अगर हम बात करें 2016 में, आज ये 35,208 वैकेंसीज हैं। आप समझिए, करीब करीब 2.5 गुना वैकेंसीज हैं। कितनी है? 2.5 गुना वैकेंसीज हैं। और जो एप्लीकेंट्स हैं वो जरूर ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगा, क्योंकि यहां पर 20 गुना कॉल किए गए थे, 280 सॉरी, और यहां पर करीब 7 लाख लोग। अगर हम उम्मीद करें तो यहां पर मेरे को जो लगता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर जा रहा है रॉ स्कोर, क्योंकि आपको मालूम है नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका स्कोर अक्सर बढ़ता है। ये नॉर्मलाइजेशन पर भी अपन बहुत डिटेल में भी बात नहीं कर सकते कि इसका तरीका क्या होता है, बट इसके लिए आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो भी अटेम्प्ट करें उसमें एक्यूरेसी पूरी हो। किसी अपन एक दिन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, उस केस में उनको नुकसान होता है। अब देखिए, अगर आपके 50 प्लस रॉ स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है? रॉ स्कोर आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सीबीटी 2 में बुलाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मुझे लगता है अगर आपके 55 प्लस स्कोर आ रहा है, आपका रॉ स्कोर, तो मुझे लगता है कि आपके बुलाए जाने के चांसेस 99.99% हैं। और अगर आपके 60 प्लस स्कोर आ रहा है तो ये मानकर चलिए कि मेरा एनालिसिस है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन बता सकता हूं। हजारों हजारों स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, उनके पेपर में अटेम्प्ट कितने रहे, और जो जो आप देखिए करीब 125 शिफ्ट में 125 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 21 जोन में पेपर हुआ है। तो आप देखिए, पेपर कहीं आसान आता है, कहीं टफ आता है, और इन सबको लेकर ही तो नॉर्मलाइज करना पड़ता है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर एक ही शिफ्ट होती तो कोई बात ही नहीं है। तो हम बात करें यहां पर, अब आप देख लीजिए आपके हिसाब से कितना आपको क्या स्कोर बनता है। अब आपने किस जोन में अप्लाई किया, वहां पर स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट पर रेलवे की, तो उसको मुझे यहां लेने से कोई फायदा नहीं। अगर हम बात करें सिलीगुड़ी जोन में जाएं, अगर हम पटना जोन में जाएं, यहां पर कट ऑफ काफी नीचे, जम्मू में चले जाएं कट ऑफ काफी कम जाती है। अगर हम अजमेर में जाएं, अहमदाबाद में जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, तो यहां पर कट ऑफ हमेशा कंपैरेटिवली बहुत ऊपर जाती है, क्योंकि वहां पर लोगों की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। एप्लीकेंट्स क्या होते हैं बताइए? ज्यादा होते हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है। अब देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई सीबीटी 1 में अगर क्लियर हम तैयारी कर भी ले सीबीटी 2 की, और कल को सीबीटी 1 क्लियर ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा?
अरे आप थोड़ी बुद्धि लगाइए, आपको क्या सिर्फ एक ही एग्जाम देना है? आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप देखिए जो हो चुका पेपर में उसको आप बदल नहीं सकते, आप पॉजिटिव रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन बाई चांस किसी का नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, यही तैयारी आपके ग्रुप डी में भी काम आने वाली है, यही तैयारी आपकी एसएससी के और एग्जाम्स में काम आने वाली है, और यही तैयारी लेटर ऑन जो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें भी काम आने वाली है। आप कहेंगे सर इतनी सारी योजना बना के चले, अरे क्या करें हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। ये जो बात करें एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, देखिए आप कितना पुराना चलता आ रहा है, ग्रुप डी को 2.5 साल हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। आप सिर्फ ये देखिए पॉजिटिविटी के साथ में आपको तैयारी तब तक रखनी चाहिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब सीबीटी 2 की अगर हम बात करें, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सीबीटी 2 की जो मैं बात कर रहा हूं, आप तो ये मानकर चलिए कि अगर आपका 55 प्लस स्कोर है, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका 55 प्लस रॉ स्कोर है तो मानकर चलिएगा कि आपको सीबीटी 2 में कॉल आएगा ही आएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए कि जो मैथमेटिक्स का पेपर सीबीटी 1 में हुआ करता था वो 30 क्वेश्चन का हुआ करता था, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर वही 35 क्वेश्चन आने वाले। अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करूं तो वो 30 क्वेश्चन हुआ करता था और वो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहां पर 40 क्वेश्चन हुआ करता था, वो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप देखिए कि 90 मिनट में पहले भी पेपर देना होता था। एनटीपीसी सीबीटी 1 मैंने पूरा की पूरा कोर्स लिया हुआ है, पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ्स, अगर ज्यादातर चीजें जीके के अंदर भी, चाहे साइंस हो, करंट अफेयर्स बदल जाती है बट सेशन लिए हुए, और चाहे साइंस हो, आपकी कंप्यूटर हो, बहुत सारी चीजें। और एक चीज का मैं अनाउंसमेंट अभी करना चाहता हूं आपको कि जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा और डेट्स अनाउंस हो जाएंगी तो उसके बाद में एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी आपको क्लासेस मिलेंगी। बट समझदारी आप दिखाइएगा, जो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम है, सिलेबस अलग अलग नहीं है। जो सीबीटी 1 में था वही सीबीटी 2 में भी है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन जो सीबीटी 1 था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। अगर आप इसमें 85 मार्क्स लाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 65 लाते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते दोनों पास होने चाहिए। पास होने के बाद आपको सीबीटी 2 के लिए कॉल आया, अब सीबीटी 1 में कितने आए थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां फर्क पड़ता है, आपको क्या अभी से स्ट्रेटजी करनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 8-10 मिनट के लिए अटेंशन दीजिएगा। देखो, आप यहां पर कोशिश कीजिए कि आपका जो मैथ्स का और जो जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है, इस मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस के पार्ट में आप कोशिश कीजिए कि यहां जो 70 मार्क्स है इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 65 से कम नहीं चाहिए। तो ये 65 नंबर की आपको तैयारी करनी ही है। कैसे तैयारी करनी है वो एक एक स्टेप्स अपन लेटर ऑन बात कर सकते हैं। यहां जो 40 क्वेश्चन आते थे और अब 50 हैं, इस 50 में से आपको कोशिश करनी है किसी भी तरह से आपके 40-45 मार्क्स आने चाहिए। अगर मैं आप 45 की कोशिश करूं तो आप जरा देखिए, आपको 120 में से 110 नंबर मिल पाते हैं। आप बोलते हो सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, कोई 120 में से 110 नंबर थोड़ी आ सकते हैं। अरे एक बात बताओ मेरे को, जो भी एग्जाम को टॉप करता है उसके तो आते होंगे ना, अरे वो कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी है, वो भी हम में से कोई है ना, कोई और कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि एक बार कोई कर लेता है ना, कोई भी क्षेत्र में महारत हासिल कर लेता है तो दूसरों के लिए वो कोटेशन बन जाता है। किसी टाइम में आप याद करो, किसी टाइम में वनडे मैच में 200 का स्कोर अच्छा माना जाता था, और आज वही 200 का स्कोर T20 में भी अच्छा माना जाता है। 20 ओवर पहले 50 ओवर, क्यों? क्योंकि पहले इतना बड़ा बेंचमार्क किसी ने बनाया नहीं था, बना दिया तो फॉलो करना आसान है। तो आप देखिए, आपको मैं कई बार कहता हूं, मेरा ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, मैं बरसों से बोलता आया हूं, एग्जाम को पास होने की तैयारी मत करो, एग्जाम को टॉप होने की तैयारी करो। मैंने खुद ने एग्जाम को टॉप किया है तो मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छे से। अगर हम बात करें, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिविटी रखनी है, आपको एक सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। सीबीटी 2 के लिए योजना कैसे बनेगी जरा देखिए। आज अगर हम बात करें 25 सितंबर है,
आज 25 सितंबर है, और अगर हम योजना बनाए तो आपको लगता है साहब 1 अक्टूबर से तैयारी शुरू करेंगे। 1 अक्टूबर से क्यों करेंगे? हम आज से ही तैयारी शुरू क्यों नहीं करेंगे? आपको तब तक अधिकार नहीं है आराम करने का जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। बिल्कुल अधिकार नहीं है आपको। आप एक बार देखिए, आप कुछ समय की अपनी तैयारी, जानदार, शानदार, मजेदार तैयारी, फुल प्रूफ तैयारी। फुल प्रूफ का मतलब क्या है? सिलेक्शन तो लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप वैसी तैयारी करेंगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाए, अरे आप आराम करो ना, किसने रोका है? अब देखो, आपको क्या करना है, आज से ही तैयारी करनी है। तो 2-3 बातों पर ध्यान देना है। क्या क्या मैं बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, आप डेली बेसिस पर क्या करेंगे? डेली बेसिस पर मेरे कहने से, देखो, अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, अगर मैं मैथ्स की बात करूं और जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो आप डेली बेसिस पे क्या कीजिए मेरे कहने से। देखो, चूंकि आपने सीबीटी 1 दिया है और सीबीटी 1 में जो सिलेबस था वही सीबीटी 2 में भी है, वही सीबीटी 2 में भी है कि नहीं बताइए? तो ये तो पढ़ा हुआ तो आपका सब कुछ पहले से होना चाहिए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, पुराने वाले हिसाब से नहीं। आप तो आज की तारीख में जो कर सकते हो वो बेस्ट करो। पुराना रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो हुआ सो हुआ, पास्ट था वो बीत गया, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो फ्यूचर में सब कुछ हो सकता है। अब देखो, आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, ढंग से सुनिएगा। डेली मैथ्स का एक चैप्टर कीजिएगा, केवल एक चैप्टर करना, ढंग से सुनिएगा। और डेली जनरल इंटेलिजेंस का भी एक चैप्टर करना है, डेली एक चैप्टर करना है। या किसी को टफ लगता हो तो एक दिन मैथ्स कर ले और अगले दिन रीजनिंग कर ले, एक दिन मैथ्स कर ले, अगले दिन रीजनिंग कर ले, एक एक चैप्टर कर ले। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स का एक चैप्टर पकड़ा, सपोज कि परसेंटेज, आपने चैप्टर पकड़ा परसेंटेज, तो अब आपको क्या करना है? आपको परसेंटेज से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको परसेंटेज चैप्टर के उस पार्ट से मतलब होना चाहिए जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के काम की चीज है, जो आपके एग्जाम में आता है। इसीलिए आप सभी के पास में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने ही चाहिए। जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी तो मैं क्या करवाने वाला हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा, देखो अर्थमेटिक मैंने सारी करवा रखी है, एडवांस में मैंने बहुत कुछ करा रखा है, अलजेब्रा को छोड़कर वो मैं करवा दूंगा जब भी डेट अनाउंस होगी। रीजनिंग में मैंने सब कुछ करवा रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक सेशन लेकर आऊंगा कि टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 200 क्वेश्चंस, हर इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं अब क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, 481 वीडियो, 481 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर डिवोशन के। अगर कोई पेड कोर्स होता ना, अगर मैं पेड कोर्स में देता तो भी यही देता जो आपको फ्री में मिला हुआ है। फ्री की चीज की अगर हम कदर नहीं करेंगे तो गलती आपकी है। अब देखो, ये सारी चीजें हम करेंगे लेटर ऑन। आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर। परसेंटेज तो आपने देखा, परसेंटेज के बेसिक्स आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट सारे पता हूं, सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब कुछ, हर चैप्टर, मैथ्स रीजनिंग तो पूरा पूरा ऑलमोस्ट अवेलेबल है, लगभग लगभग। अब आपने क्या किया, जब ये परसेंटेज कर लिया, 2 घंटे 3 घंटे जो लगाने थे लगा लिए। आप क्वांटिटी के पीछे मत जाइएगा, क्वालिटी के पीछे जाइए। आप मत करो साहब एक एक दोनों, एक दिन मैथ्स पढ़ ली, अगले दिन रीजनिंग, एक दिन फिर मैथ्स, एक दिन रीजनिंग। रेगुलरिटी ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता है लेकिन रेगुलर नहीं है, कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता, कोई फायदा नहीं। कोई 5 ही घंटे पढ़ता है, 4 ही घंटे पढ़ता है लेकिन लगातार पढ़ता है, कंसिस्टेंटली पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है, एक बात करें कि शेड्यूल बनाकर पढ़ता है, एक प्लानिंग के साथ पढ़ता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आपको क्या करना है, ये किया फिर ये किया। अब अगले दिन जैसे मान लीजिए आपने अल्फाबेट की बात की, साहब रीजनिंग में एक चैप्टर देखना था अल्फाबेट, तो ठीक है अल्फाबेट की स्टडी कर ली। फिर अगले दिन मालूम चला आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया। बेसिक्स की है, देखे पुराने सालों के क्वेश्चंस में, आप चैप्टर वाइज उठा लाइए, किताब बाजार में खूब सारी अवेलेबल है। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी के उठा लीजिए, ग्रुप डी के उठा लीजिए, एएलपी के उठा लीजिए, कोई भी ऐसा चीज उठा लीजिए जो आपके रेलवे के एग्जाम में आई हुई है, उससे बाहर मत निकलिए अभी कम से कम। उसके बाद आपने ये डेली बेसिस पर कर लिया, थोड़ी मैथ्स और अगले दिन रीजनिंग, मैथ्स अगले दिन रीजनिंग, ऑल्टरनेटिवली। और डेली 1 से 2 घंटे का टाइम, 1 से 2 घंटे का टाइम आप डेली जर्नल अवेयरनेस पे दीजिए ही दीजिए। 1 से 2 क्यों बोला मैंने,
1 घंटा तो आप स्टैटिक जीके में दीजिए, आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, साइंस के तीनों पोर्शन पढ़िए, आप हर चीज देखिए। और प्लीज प्लीज और प्लीज मेरी पर्सनल स्पेशल और रिक्वेस्ट क्या रहेगी, आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं आपके जो 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस है उसमें से करीब करीब 10 नंबर का पार्ट सीधे सीधे आपको न्यूज़पेपर से देखने को मिलेगा। और न्यूज़पेपर तो वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कौन सी दुनिया में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, गेम्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है, तो लेटेस्ट सारी चीजें आपको यहां से देखने को मिलती है। न्यूज़पेपर का जो मेरा फेवरेट पार्ट रहता है वो क्या रहता है, एडिटोरियल पार्ट। मैं बिल्कुल आपसे घर की तरह बात कर रहा हूं, बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूं, और मैं अपने अनुभव से आपसे बात कर रहा हूं। मैं ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही बात करता हूं, कोई किताबी भाषा नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। आप एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। आप देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कितनी बड़ी ब्लंडर करते थे। वो क्या करते हैं, अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी ताकत यहां झोंक देते हैं, मैथ्स में और जनरल इंटेलिजेंस में। रीजनिंग और मैथ सब कुछ है, उसी को पढ़ते रहेंगे। आप एक बात बताइए मेरे को, 35 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मिल पा रहे हैं आपको कहां से, बताइए, रीजनिंग और मैथ से। और अकेली जनरल अवेयरनेस से कितने मिल पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइए, जब कोई सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद कभी कोई ये पूछता है क्या कि तेरे मैथ्स में नंबर ज्यादा आए थे या जीके में आए थे या कहां आए थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, जिस इंसान को, हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ कुछ वीकनेस होती है। एक बच्चा बोलता सर मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, मैं तो सब कुछ कर लेता हूं। कोई बात नहीं, अगर तू यहां 35 में से 35 नहीं ला सकता, 25 लिया, 22 लिया, बट कमी को यहां निकालना। ये जनरल अवेयरनेस में क्या है, इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज को अपडेट करना है। तो मैं कहता हूं आप कैसे पास होंगे? अरे आप अगर भीड़ में रहेंगे तो कैसे पास होंगे? आपको भीड़ से अलग निकलना पड़ेगा, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आप देखो, ध्यान से सुना मेरी बात को, मेरा क्या फंडा है मेरे स्टूडेंट्स को तैयारी कराने का। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस और लोग अटेम्प्ट करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो अटेम्प्ट करते हैं, वही क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें, तो अटेम्प्ट करने में टाइम उनको कम लगना चाहिए। चाहे क्वेश्चन मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में टाइम कम लगना चाहिए। उसके लिए कैसे होगा, अच्छी नॉलेज, जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, तो ऐसा हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, पहली चीज, जो काम और लोग करते हैं उसको हम बेहतर तरीके से करें, और दूसरी चीज, जो काम और लोग नहीं करते उसको भी हम अटेम्प्ट करें। ज्यादातर लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा अनुभव है, 90% लोग अपना आधा समय केवल रीजनिंग और मैथ्स में देते हैं, बल्कि आधा नहीं, 3/4 टाइम। जबकि आप देखिए 70 नंबर यहां से, 50 यहां से। आप देखिए जीके में, आप ये कसम खा लीजिए कि मिशन चलाऊंगा मैं 50 में से 50। अरे ऐसे हल्के में कुछ थोड़ी होता है, मुफ्त में, फोकट में कुछ नहीं मिलता, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर की तैयारी आपको जिंदगी भर का फायदा दे सकती है। करना तो पड़ेगा आपको, बिना किए कुछ नहीं होता है ना, बिना किए कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको एनालिसिस करना है एक एक क्वेश्चन का, एक एक पार्ट का। हिस्ट्री लेकर बैठ जाओ, देखो रेलवे में क्वेश्चंस कहां कहां से आए। साइंस लेकर बैठ जाओ, देखो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, कहां बनते हैं, जड़ में जाओ, घुस जाओ, बिल्कुल डीप में चले जाओ। आप अपने सर पे कफन बांध लो, इस तरह का कुछ भी हो जाए। मेरे को तो इसमें एग्जाम में, ग्रुप डी में, अब सीबीटी 1 का कोई रोना नहीं रोना, जो हो गया वो हो गया, जो भी होगा सो देखा जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। उसका सीबीटी 2 की बात करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, और उसके साथ साथ ग्रुप डी भी है, बाकी कुछ भी है। आप देखो जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ना, एक्सक्यूजेस फालतू के उनके पास होते हैं। आप बिल्कुल ऐसा बनाइए कि मेरे को तो कुछ भी हो जाए, टॉप में से टॉप लाना। ऐसा कुछ एग्जाम में मुझे दिखना ही नहीं चाहिए जो मैंने ना किया हो। अब आज का मूल मंत्र सीबीटी 2 के लिए वो क्या रहेगा, आप एक दिन रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एक दिन मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एक दिन मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर उसमें गो थ्रू हो रहे हैं आपके रेलवे के लेवल से। साथ में डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हैं, साथ में डेली स्टैटिक जीके डेली 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर पढ़ रहे हैं। इन सब के साथ साथ
एक प्रॉमिस आप मुझे कर दीजिए, वचन दे दीजिए, आपके पास होने की गारंटी हो जाएगी। क्या वचन मांगता हूं मैं आपसे? आप आज से ही क्या करेंगे? डेली सीबीटी 2 के लिए एक मॉक टेस्ट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? एक सिंगल मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूं। डेली बेसिस पर आप बाजार से मॉडल टेस्ट खरीद लाइए और जो पुराने सालों के पेपर है वो भी खरीद लाइए। पहले वो कीजिए जो पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन है, और 90 मिनट लगाकर बिल्कुल वैसे ही पेपर दीजिए जैसे आपको एग्जाम में देना है। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन आपके अवेलेबल हो जाता है, और जो ऑफलाइन होता है वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस लेटर ऑन वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम वहां करने वाले हैं, क्योंकि उसी प्रारूप में करेंगे। हमारी सारी प्रैक्टिस ऑफलाइन है और हम वहां पेपर दे रहे हैं ऑनलाइन, अचानक आउटपुट नहीं निकलेगा। ऑफलाइन भी कर लो, लेकिन बहुत सारे पेपर ऑनलाइन भी करने चाहिए ताकि ऐसी आदत पड़ जाए जैसे वहां जाकर के हमारे को करना है। आप डेली एक पेपर कीजिएगा और पेपर करने के साथ साथ उसका एनालिसिस कीजिएगा। अगला वीडियो, क्योंकि आधा घंटा लग जाएगा इस काम में, अभी नहीं हो सकता। अगला जो वीडियो आने वाला है, अपन हर सैटरडे को तो वीडियो लाएंगे ऐसा, इससे स्ट्रेटेजी का, और बाकी दिनों में बात कर सकते हैं। और रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इन सबको लेकर के जब जैसे ग्रुप डी का अनाउंसमेंट होगा तो अपन उसकी क्लासेस शुरू कर लेंगे। जब एनटीपीसी सीबीटी 2 का अनाउंसमेंट होगा अपन उसकी क्लासेस शुरू कर लेंगे। तब तक जो चीजें अवेलेबल हैं उनको आप करते जाइए। तो अगला जो सेशन में बनाने वाला हूं वो भी मिस मत कीजिएगा। उसमें मैं आपसे यही बात करूंगा कि चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे आपका सीबीटी 2 हो, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, इस मॉक टेस्ट को किस तरह से कीजिए ताकि बेस्ट आउटपुट मिले। अभी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये कीजिएगा, देखो कहते हैं धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, ठोकर खाकर गिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात वो है जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। वो बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट शुरू किया, और एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको मैं, जैसे मान लीजिए आपका सीबीटी 1 का पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर है और उसमें से 40 नंबर आए, सिर्फ 40, बल्कि 30 और कम कर लीजिए। लेकिन इसने क्या किया, हर बार अगले पेपर को पिछले पेपर से बेटर करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, हर क्वेश्चन का एनालिसिस किया और बेटर कैसे कर सकते हैं, नॉलेज को अपडेट किया, और करते 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 आप यहां तक पहुंच गए कि आप शिखर पर चले गए। और कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर किया, एनालिसिस तो किया ही नहीं, कोई फायदा नहीं। आपको मैं बताऊं मेरा मंत्र क्या रहता है, मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं मेरी क्लासेस के अंदर कि स्पीड की जिम्मेदारी मेरी है, दैट्स माय जॉब। एक्यूरेसी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारा पेपर मैं कैसे कर सकता हूं। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो 1 नंबर आना था वो तो आएगा ही नहीं, बल्कि 1/3 नंबर कट और जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, चाहे क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कम अटेम्प्ट हो, लेकिन जो हो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और आप अगर एक कसम खाएंगे ना ऐसे कि शाम का डिनर मैं तभी करूंगा जब एक मॉक टेस्ट लगा लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये आपके मन में आना चाहिए। तो फिर देखिए सक्सेस आपको कैसे नहीं मिलती, और उस दिन तक करूंगा जब तक मुझे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाता। सेशन अपन कंप्लीट करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको इन सब चीजों का फायदा जरूर मिलेगा। इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप ये जो स्ट्रेटेजी का वीडियो मेरा हर सैटरडे आएगा, हर सैटरडे, उसमें आप लोग किन किन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं। और आप सबके मोटिवेशन के लिए जो मेरा दूसरा चैनल है महेंद्र खंडेलवाल के नाम से, मोटिवेशन का, हर संडे, अब देखो कल तो क्या राजस्थान में थोड़ा नेट का इश्यू है, इंटरनेट का, रीट एग्जाम की वजह से, तो अगर सुबह कोई प्रॉब्लम हुई तो वो वीडियो शाम को अपलोड होगा, वरना हर संडे सुबह 10 बजे आपको एक मोटिवेशन का वीडियो वहां भी मिलता है, उसको देखना चाहिए। मेरा मेन मकसद उसके अंदर स्टूडेंट्स ही हैं, उसको फोकस करना है कि किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, बुरा मत मानिएगा बट फैक्ट क्या है, पत्थर जो है ना, पत्थर का वजन इतना बड़ा होता है, लेकिन हीरे का वजन नाक के बहुत ही छोटा सा होता है। कीमत किसकी ज्यादा होती है आप जानते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने आप को पॉलिश करते 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 ईश्वर ने हम सभी लोगों के अंदर वो सारे बीज दिए हैं जिससे हम लोग अपने आप को हीरा बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी को ले जाना कहां चाहते हैं, इस पे काम करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और ये सब कुछ हो सकता है। चलिए आज का सेशन इतना ही, मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ है। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।